हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे गॉस का नियम। लेकिन पहले वैद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं जो पिछली वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे ये है हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इसको इंग्लिश में बोला क्या जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके बारे में यही बताए थे कि जैसे मान लो कोई फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रही है। आपको फील्ड लाइन के बारे में पता है ना। जैसे ये हमारी कोई फील्ड लाइन है ई मान लो। तो फील्ड लाइन में क्या बताए थे कि फील्ड लाइन मतलब ये आपकी क्या है, ये है आपकी क्षेत्र, ये आपकी क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, तो मान लो इसके बीच में कोई सरफेस अज्यूम करते हैं। मान लो ऐसे फील्ड लाइन हमारी जा रही है, ठीक। तो मान लो एक सरफेस अज्यूम करते हैं, ऐसे करके सिलिंड्रिकल शेप का एक सर्कल अज्यूम करते हैं। सिलिंड्रिकल शेप का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है ना, इसमें ये एरिया भी है और ये लंबाई भी है। ठीक है, तो ये जैसे ये हमारा ये क्या कहते हैं, ये पेन है मोटा सा, ये एज्यूम किए हैं हम। यहाँ पर एक सरफेस एज्यूम किए हैं। कैसा सरफेस है ये हमारा सिलिंड्रिकल है। ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, जैसे ये हम एज्यूम किए थे, तो इसमें से हमारा क्या निकल रहा है, इसमें से हम यहाँ ये मान लो ये आपका जो सरफेस है, जैसे हम ये काट दिए हैं, तो ये कैसा सरफेस हो गया, ये हमारा ऐसे एक सरफेस हो गया ना। जैसे वृत्त का सरफेस होता है, पूरा वृत्त का ये आपका सरफेस हो गया। तो ये मान लो हम सरफेस एरिया मान रहे हैं ds। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आपकी प्रवाहित हो रही है। अरे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र इस तरफ आपका फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है ना, ds को एम टाइप से लिखा जाता है। ठीक, तो हम जो ds लेंगे उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, जैसे मान लो हमारा ये सरफेस है, तो हम सरफेस के कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ठीक नॉर्मल एकदम 90 अंश पर। ठीक, जैसे ये हमारा सरफेस है, कोई ये बोर्ड मान लो कोई सरफेस हो गया, तो इसके ऊपर लेंगे हम जो भी लेंगे, तो यहाँ से ये सरफेस से कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। सरफेस से 90 डिग्री का बनाएगा, ये ध्यान देना। ठीक, लेकिन इसमें हम ध्यान देंगे, जैसे सरफेस तो हमारा ये भी है ना, ये भी तो एक सरफेस है कि नहीं सरफेस, मतलब एक सरफेस मान लो हमारा ये हो गया, ये यहाँ का सरफेस हो गया एक सरफेस ये भी तो हुआ, एक सरफेस ये भी हुआ। लेकिन यहाँ पर फ्लक्स हमारा क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो क्यों होता है, जीरो इसलिए होता है कि फ्लक्स की जो हम बताए थे, आपका फार्मूला क्या बताए थे, E = d डॉट ds, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ds cos थीटा। ठीक, तो ds cos थीटा का मतलब यह हुआ कि ये जो थीटा है, ये E और ds के बीच का एंगल हुआ ना, E और ds के बीच का क्या हुआ, एंगल हुआ। तो E हमारा इसी तरफ प्रोपेगेट कर रहा है, इसी तरफ फ्लो कर रहा है, प्रवाहित है इसी तरफ, मतलब दिखा रहा है। यहाँ पर कोई मान लो प्लस चार्ज होगा तो बाहर की ओर ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ई भी इसी तरफ जा रहा है। ठीक, और आपका ds भी इसी तरफ ये एज्यूम होगा। सरफेस से सीधा नॉर्मल ही ds आपका एज्यूम किया जाता है, लिया जाता है, एन कैप इसीलिए उसे बोला जाता है। ठीक, तो ds और इसके बीच का एंगल क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो cos जीरो क्या होता है, cos जीरो क्या होता है आपका 1 होता है। E डॉट ds × 1 मतलब आपका क्या निकल के आ गया, E डॉट ds। और यही दूसरी जगह पर मान लो हम फाई एज्यूम करते हैं, ये आपका, ये मान लो हम ds1 मानते हैं इसको, और ये इसको ds2 मानते हैं। तो ये ds1 के लिए आ गया, और ये फाई 1 है, ये फाई 2 है। ये मान लो हम यहाँ पर जो इससे निकल रहा है आपका फ्लक्स, इसको हम फाई 1 मानते हैं, और इससे जो फ्लक्स निकल रहा होगा मान लो, या ना निकल रहा होगा, हम फाई 2 मान लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E × ds cos थीटा। ठीक है, तो E × ds cos थीटा, तो थीटा, अब E और ds के बीच का एंगल क्या हुआ, E आपका किस तरफ प्रवाहित हो, इस तरफ है इसका एंगल, E का एंगल किस तरफ है, इस तरफ है, ये E जा रहा है ना, E की दिशा ये हुई, और फ्लक्स हम इस तरफ एज्यूम कर रहे हैं, इस सरफेस से कितना फ्लक्स आपका निकल रहा है। तो इसके जो ds हम एज्यूम करेंगे वो कैसा करेंगे, वो
परपेंडिकुलर करेंगे ना, नॉर्मल पे करेंगे, 90 अंश पे करेंगे, सरफेस से 90 अंश, ठीक, बाहर की ओर। तो ये सरफेस है और ये दिशा हुई आपकी, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पर ये थीटा की जगह क्या रखेंगे, हम 90 रखेंगे, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब इससे ये हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जिस तरफ ये प्रवाहित हो रही है आपकी, जो दिशा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, विद्युत क्षेत्र की है, वही दिशा आपकी ये नॉर्मल की होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप उस पर आपका फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ अभी हम देख लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं गॉस का नियम, ठीक, ये समझ में आया नहीं आया कुछ? अभी धीरे धीरे आप ऐसे देखते जाइए, धीरे धीरे आपको और भी समझ में आएगा अभी चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपके यूपी बोर्ड के लिए लगभग हर बार ये पूछा ही जाता है, मान के चलो। क्या है आपका गाउस का नियम, ठीक, गाउस का नियम, ठीक है। तो इसका नियम ये इन्होंने भाई साहब गॉस का नियम में ये बताया गया था, इन्होंने ये बताया कि हमारा जो जैसे हमारा फ्लक्स निकल रहा है, किसी फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, किसी ना किसी सरफेस से निकलेगा, ठीक है। फ्लक्स कहाँ से निकलेगा, किसी सरफेस से निकलेगा, तो उसको हम वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये इन्होंने ये बताया कि जो हमारा फ्लक्स है, जो निकल रहा है फ्लक्स, वो फ्लक्स निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो जिस सोर्स से आ रहा हो, मतलब जिस भी सोर्स से, मान लो ये हमारा फ्लक्स निकल रहा है यहाँ से कहीं पे, कोई सरफेस अज्यूम की है, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स है, यहाँ से आपकी ये फील्ड लाइनें निकल रही हैं, आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये इन्होंने माना कि ये मान लो जो हमारा कुछ भी सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर क्यू है, या कैसे भी इन्होंने सोर्स बनाया हुआ है, तो इन्होंने ये बताया कि जो क्यू है हमारा, निकलने वाला फ्लक्स, मान लो यहाँ पर फाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फाई वहीं कैलकुलेट होगा जहाँ कुछ ना कुछ सरफेस दिया रहेगा। हम सरफेस पहले अज्यूम करें तभी फाई निकालेंगे, ये चीज़ जरूर ध्यान देना, ठीक, सरफेस हमको अज्यूम करना पड़ेगा। और सरफेस ये कैसा होना चाहिए, इसको बोला जाता है बंद पृष्ठ। कैसा बोला जाता है, बंद पृष्ठ, या इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। कैसा, गॉसियन सरफेस होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है, ठीक, दो चीज से बोलते हैं। कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए आपका, मतलब क्लोज्ड सरफेस। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, तभी ये फार्मूले आपके लगे, तभी उससे फ्लक्स आपका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो क्या बता रहे थे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो कोई हमारा सोर्स यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर कुछ भी आपका फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई मान करके, कोई सरफेस अज्यूम करके यहाँ पर। तो इन्होंने ये बताया कि जैसे हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा। इन्होंने ऐसे मतलब बताया कि टोटल हमारा जो फ्लक्स है वो जो आपका चार्ज है इनक्लोड मतलब जितना चार्ज सोर्स में है, चार्ज इनक्लोज्ड का क्या होगा, एफ साइलन नॉट गुना होगा, ऐसे करके मान लो इसे लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख दो आप इनक्लोज इंटू 1/एफ साइलन नॉट गुना होगा। इन्होंने यही बताया था, यही है फार्मूला गॉस का, ठीक है। तो हम इसको अब ये तो हम समझने के लिए थोड़ा था अभी, और हम धीरे धीरे इसको समझेंगे, ठीक। पहले इसका फार्मूला, पहले हम इसकी वो लिख लेते हैं, इसका जो राइटिंग में है अपना हिंदी, ठीक, ताकि हम ये जाने कि हमको लिखना क्या है। यूपी बोर्ड में भाई बोल तो रहे हैं हम इतना देर से, लेकिन हम लिख के क्या आए, समस्या तो ये है ना, बोलने का तो कोई बोल दे, तो हम लिख के ये आएंगे कि किसी, यहाँ पर हम क्या लिख के आएंगे यूपी बोर्ड के अपने एग्जाम में, ताकि हमको नंबर पूरा मिले। यहाँ पर हम लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस सिर्फ इतना लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है आपको। गॉस का नियम आपसे पूछे तो पहली लाइन आपको ये लिखनी है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए आपका? क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। और इसके बाद आप ये लिखेंगे इसका फार्मूला दर्शाने के लिए, फाई हम प्रदर्शित करते हैं किसको? फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं, मतलब फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे? क्यू, मान लो टोटल चार्ज आपका क्यू है, या छोटा वाला क्यू मान लेते हैं, बहुत जगह प्रयोग होगा ये, मान लो हम क्यू मान लेते हैं, तो कितना है इसका? 1/ε0 गुना मतलब किसी चीज़ का गुना हम करेंगे तो कैसे करेंगे? बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और वो मान लो 2 गुना होता तो यहाँ Q/2 लिख देते। अब 1/ε0 गुना है तो बीच में ये गुणा लगा दिए। ठीक, आप ये लिखेंगे फार्मूला और इसको ऐसे कर देंगे बंद। लेकिन अब इसका हम प्रूफ भी तो करेंगे। क्या करेंगे? ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको करेंगे प्रूफ। मान लो 4-5 नंबर में आपका पूछ लिया गया ये, तो हम पूरा देखेंगे ना। ये सारी चीज़ें लिखनी है, ध्यान देना। प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे मान लो, जैसे हम फ्लक्स से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पर मानते हैं हमारा एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो इससे फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे ही तो निकलेंगी। यही चीज़ें बताई गई थी। ये सारी चीज़ें देखो उपयोग में आ रही नहीं आ रही। जो बताए थे कि चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की ओर निकलेगा, निगेटिव है तो अंदर की ओर निकलेगा, ये सारी चीज़ें देखो अभी एकदम से काम में आ रही है ना, अभी और आएगी काम में। ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, ये चीज़ समझ लें कि ये 2D में नहीं चार्ज रखा हुआ है। जैसे ये फील्ड लाइन निकल रही है, ये चीज़ 2D में नहीं निकल रही है। ये कैसे निकल रही है? ये 3D मतलब 3D में निकल रही है। जैसे अगर समझने का प्रयास करें कि ये कोई अभी तुमको कोई चीज़ यहाँ पर मिल नहीं रही है। ये कोई क्या है? ये कोई बॉल है। जैसे मान लो आपका बॉल होता है खेलने वाला, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, वो बॉल का शेप है। ये मान लो, जैसे मान लो ये बॉल का शेप है, इस पर क्यू चार्ज है। ये कैसा शेप है? बॉल का मतलब बॉल टाइप का है, और उसके चारों तरफ निकलेगी। इस तरफ भी निकलेगा ऐसे, इस तरफ भी निकलेगा, इस तरफ भी निकलेगा, इस तरफ, ऊपर भी ऐसे चारों तरफ निकलेगा, और नीचे भी निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? चारों तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो चार्ज आपका निकल रहा है। ठीक है, तो मान लो हम ये चार्ज है, मान लो हम कोई हम सरफेस अज्यूम करते हैं इसके चारों तरफ। क्या अज्यूम करते हैं? चारों तरफ एक क्या अज्यूम करते हैं? हम सरफेस अज्यूम करते हैं। चारों तरफ एक सरफेस अज्यूम कर लिए। चलो, सरफेस अज्यूम कर लिए। अब ये सरफेस कैसा हुआ? ये गोलाकार है, ध्यान देना, ये वृत्त नहीं है आपका। सरफेस हम चारों तरफ अज्यूम कर रहे हैं, किसमें? 3D में अज्यूम कर रहे हैं। और ये क्या है? ये आपका गोला है, स्फेयर है। ठीक है ना, ये वृत्त नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक, अब ये अज्यूम कर लिए हम। तो अच्छा, ये जैसे अब ये आपका क्या हो गया? अज्यूम कर लीजिए ना, यहाँ पर कोई आपका ds है, ये आपका क्या हो गया? ds हो गया। यहाँ पर जो भी आपका सरफेस आ रहा है, जैसे सरफेस मतलब जैसे कोई गेंद है, तो गेंद के ऊपर कोई वो पूरा सरफेस हम मार रहे हैं, छोटा सा एक सरफेस ले लिए ds। और हमारी फील्ड कैसे निकल रही है? फील्ड भी इसी दिशा में निकल रही है। फील्ड भी कैसे निकल रही है? सेम दिशा में निकल रही है, फील्ड नहीं निकल रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आप फ्लक्स यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ई क्या होता है? ई इंटू ds cos थीटा। तो ये पैरेलल है, ये तो 0 हो जाएगा थीटा आपका। तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा? cos थीटा 0। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ई इंटू ds हो गया। ई इंटू ds हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, चलो मान लो हम ds का मान लिखेंगे, तो ds का मान हम क्या लिखेंगे? बताओ, ds का मान हम क्या लिखेंगे इसमें? ds मतलब ये क्या है?
ये समझिए ds मतलब ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल ही तो है, क्या है क्षेत्रफल है ना ds। तो तो ds क्षेत्रफल क्या हुआ, इसे गोले का, जैसे आपका पूरा गोला है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक। तो इसका गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये मान लो दूरी हम आर मान रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये हमारा गॉसियन सरफेस माने हुए हैं, समझ रहे हैं बात ना, ये हमारा क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, हम अज्यूम किए हैं इसके चारों तरफ, क्यू के चारों तरफ 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर बालूम, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बालूम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, बालूम रख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर बालूम की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, आयतन की बात नहीं हो रही है। ये आपका क्या हो गया, ये आयतन है, ये कंफ्यूज मत होना, ये आपका आयतन है, जबकि बात क्या हो रही है यहाँ पर, पृष्ठ की बात हो रही है। क्षेत्रफल और आयतन में अंतर जानते हैं ना, क्षेत्रफल आपका 2D होता है और आयतन कैसा होता है 3D। क्षेत्रफल मतलब इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये 2D में है, इसका आप, इनमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आयतन उसका निकलता है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो यहाँ पर हम, ये है तो तीनों इसमें, लेकिन सरफेस से जो निकल रहा है हमारा चार्ज वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बालूम से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो बालूम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जैसे मान लो एक सिंगल आपकी ये क्षेत्र रेखा निकल रही है आपकी, ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं बस यहाँ पर सरफेस पर कि एक निकली, हमको अंदर से कुछ नहीं मतलब अंदर क्या हो रहा है, यहाँ सरफेस से एक आपकी फील्ड लाइन निकली। अब यही फील्ड लाइन तो यहाँ भी है, यही फील्ड लाइन यहाँ भी है, अगर हम आयतन निकालने चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम हमारा ना। और हमारे फ्लक्स के फार्मूले में भी है कि हम क्या क्षेत्रफल को कंसीडर करेंगे। चलो इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल रखना है, ये आपका फाई है, ठीक, फाई मतलब ये फ्लक्स है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो हाँ चलो फाई, अब यहाँ पर ई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, ई की वैल्यू क्या ले लेंगे बताओ, ई की वैल्यू हम ले लेंगे, ई की वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, बताओ जल्दी, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था Q अपान आर स्क्वायर था ना, यही ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। चार्ज के लिए अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, इस चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो बिंदु आवेश के लिए जैसे लिखते थे वही से हम लिखा है, ये बिंदु आवेश वाला इंटू ये अब चीज उतार देंगे हम 4 पाई, ये प्रूफ कर रहे हैं, ये भूलना मत, गॉस का नियम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ऐसे प्रूफ करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो ये दोनों सेम ही है, यहीं पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लक्स भी और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, आर तो सेम ही रहेगा, आर से आर हमारा कट गया, 4 पाई से हमारा 4 पाई कट गया, बचा क्या थोड़ा देख लो, क्या बचा है आपका, क्या बचा है बताओ, फाई इक्वल टू क्यू बचा है आपका, और क्या बता है नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा है, क्यू अपान ये एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू है ये इंक्लोज क्यू, मतलब ये इंक्लोज मतलब इसमें जो संपूर्ण चार्ज आपका मतलब सम्मिलित है इसमें क्यू में, ये ध्यान देना, ठीक। तो ये आपका गॉस का नियम, ये क्या है गॉस का, ये गॉस का नियम, बस इतना लिखना है आपको। इसमें थोड़ा सा और लिख सकते हैं, जैसे ये प्रूफ करने जा रहे हैं आप, ठीक है, तो प्रूफ करने जा रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे ऐड करके आप लिख सकते हैं कि मान लो हमने एक चार्ज क्यू लिया, ठीक है, उसके चारों तरफ आर दूरी पर एक क्षेत्रफल क्या किया, अज्यूम किया, माना, क्षेत्रफल को माना, ठीक है, और किसी एक स्टैंड पॉइंट पर हम डीएस मान रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, हाँ तो ठीक है, ये चीज़ हम देख लिए ना, गॉस का नियम यही है,
ये जो लिखा है आपका फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये देखो प्रूव हो गया यहाँ आपका उससे, ठीक है। हाँ, इसको एक चीज़ और थोड़ा सा और लिख सकते हैं, एक लाइन अगर लिखना चाहें तो फाई की जगह पर फाई का मान लिख देते हैं, जैसे ई डॉट डी एस, और कैसा है ये क्लोज सर्फेस है, क्योंकि डी एस हमारा क्या है, डी एस हमारा छोटा सा एलिमेंट है ना, क्या है डी एस, छोटा सा एलिमेंट है ना, तो उसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये छोटा सा है, ये वाला छोटकू वाला है, ये डी एस कैसा है, ये छोटकू वाला डी एस है ये, तो इसको हम क्या करेंगे क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड का चिन्ह है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। अभी इंटर में आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, अभी तो पढ़ाए नहीं होंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे क्लोज सरफेस, ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह है, समाकलन। तो इससे क्या निकलेगा, ये संपूर्ण क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा, ई डॉट डी एस, और क्या है ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, ये आपका पूरा फार्मूला हो गया। कहीं कहीं पर ये यूज हो जाता है, कहीं कहीं पर ये यूज हो जाता है। अब इस फार्मूले का देखो क्या क्या यूज क्या है, जैसे मान लो आपका कोई कहीं पर फील्ड दी हुई हो, ठीक है, जैसे ये फील्ड आपको यहाँ दे दी गई और बोल दिया गया चार्ज इनक्लोज इतना है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। या आपको क्यू दे दिया गया, ये चार्ज का मान दे दिया गया और सरफेस एरिया बता दिया गया कि इतने एरिया पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गॉस का नियम उस पर लग सकता है, उसी क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं जो सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ये चीज़ बनती है, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब जैसे गॉस का ये नियम है, तो ये नियम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन या ऐसे बहुत सारे निगमन जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं गॉस के फार्मूले से, बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे चलो मान लो एक ही हम करते हैं, जैसे मान लो हमारा एकांत लंबाई का अनंत लंबाई का एक क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। जैसे मान लो एक ये निगमन कराने जा रहे हैं हम, मान लो आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अनंत लंबाई के तार के लिए छेद, आप एक अनंत लंबाई का कैसा है तार है, ये आपका मान लो अनंत लंबाई का तार है, ये इनफाइनाइट है, कैसा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा है, तार कैसा है, बहुत बड़ा है, ठीक। इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसमें मान लो चार्ज कुछ ऐसे रखा हुआ है पूरे तार पर, ये तार है, समझ लो बिजली का तार है, कोई क्या है, बिजली का तार है। अच्छा, इसमें कोई एक चार्ज तो है नहीं, देखो आप ध्यान देना इस बात, कोई एक चार्ज तो है नहीं, पूरा तार है, तो इससे बहुत सारे चार्ज होंगे ना, तो हम अब ये नहीं बताएंगे अब इतना ज़्यादा, मतलब इसका अब जैसे वो होगा आपका इसमें जैसे अनंत लंबाई का आपका तार है, ठीक। तो अब यहाँ हम चार्ज की बात नहीं करेंगे, कैसी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी, आपका रेखीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि यहाँ जैसे चार्ज मान लो, अब पूरा वायर है, जैसे मान लो खंभे से आपके घर में लाइट आती है, ठीक, तो उसमें वायर आपका आ रहा है, इतना लंबा वायर है, तो जैसे कुछ हमको कैलकुलेट करना होगा तो हम ये थोड़ी बताएंगे कि जाओ पहले पूरा चार्ज गिन के आओ कि कितना चार्ज है पूरे तार में, ऐसी नहीं। हम क्या बताएंगे, थोड़ा सरल करने के लिए हम चार्ज को किससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी, कैसी, चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, तो क्या बोला जा रहा है इसका, कितना है, लैम्डा है, क्या है, ये है आपका रेखीय आवेश
घनत्व, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बोले थे कि इसका उपयोग हम करेंगे आगे चलकर। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व क्या दे दिया गया आपका, लैम्डा दे दिया गया। घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कौन सी बात है, आपका लैम्डा दे दिया गया है और हमको पता भी है लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान यल होता है। तो क्यू जो है क्या लिख देंगे हम, लैम्डा इंटू यल लिख देंगे। तो सिंपल सी बात हुई ना, जहाँ हम क्यू लिखते थे वहाँ क्या लिख देंगे, लैम्डा इंटू यल लिख देंगे। ठीक, तो इसका ये कह रहे हैं कि ऐसे आउट, मान लो ये प्लस चार्जेज हैं रखे होंगे तार पे, तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फील्ड लाइनें निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी नहीं चारों तरफ, हाँ ऐसे निकलेंगी नहीं निकलेंगी, फील्ड लाइनें। और यहीं कहीं किसी दूरी पर, ये बहुत नज़दीक दूरी पर ये बोलेगा कैलकुलेट करिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो ये जैसे बोल दिया तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब वैसे तो हम और तरीके हैं हमारे पास कैलकुलेट करने के, लेकिन चूंकि हम अब पढ़ चुके हैं गॉस का नियम। क्या पढ़ चुके हैं, गॉस का नियम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, तो हम गॉस के नियम से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले गॉस के नियम की सबसे बड़ी शर्त ये है कि हमको क्लोज सरफेस क्या करना होगा, एक अज्यूम करना होगा। क्या सरफेस अज्यूम करना होगा, क्लोज सरफेस, इसके चारों तरफ एक सरफेस अज्यूम करना होगा, एक पृष्ठ। तो हम मान लो एक सिलिंड्रिकल शेप का एक पृष्ठ ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं, सिलिंड्रिकल शेप का। सिलिंड्रिकल मतलब होता है आपका, सिलेंडर जानते हो गैस वाला, जो आपके घर में जिससे खाना बनता है, वह इसी तरीके का होता है सिलेंडर। गैस का जो सिलेंडर होता है वो ऐसे होता है कि मतलब ऐसे होता है, उसमें थोड़ा सा यहाँ लगा होता है, मान लो वैसे पकड़ने उकड़ने के लिए। फिलहाल तो ऐसे ही होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप हमारा। इसके चारों तरफ लिए हैं सेम दूरी पर, मतलब यहाँ से ये दूरी भी सेम है, ये दूरी भी, ये दूरी भी, ये दूरी भी, ये दूरी, चारों तरफ दूरी सेम है। और ये चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है। ये क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये अपने चारों तरफ कैसे फील्ड को ऐसे बाहर की ओर फेंकेगा, प्लस चार्ज फील्ड को बाहर की ओर फेंकता है। ये चीज तो पता है ना, आप लोगों को बताई गई थी। ठीक, मान लो इसकी हम ये क्या मान लिए, हम आर मान लिए। क्या मान लिए, आर मान लिए। समझ रहे हैं बात ना। तो अच्छा अब ये देखिए, यहाँ पर समझिए कि फील्ड हमारी ऐसे निकल रही है या ऐसे निकल रही है, चारों तरफ निकल रही है। ठीक है, तो फील्ड निकल किस सरफेस से रही है, फील्ड की, जैसे मान लो ये है, इसके बीच में कोई पतला सा तार डाल दिए हम, ऐसे लंबा सा कोई इंफिनिटी वायर है। अब यही सेम सिचुएशन है, ये सिलेंडर हम माने हुए हैं, तो फील्ड हमारी ऐसे ऐसे निकल रही है ना, ऐसे निकल रही फील्ड की नहीं। फील्ड मतलब यार वो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कैसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। वैद्युत क्षेत्र ऐसे नहीं निकल रहा है इधर से या इधर से, तो ये सरफेस को हम अपने जो है जब जो कर रहे हैं इसमें, इस सरफेस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इससे हमारी फील्ड ही नहीं निकल रही है। तो क्या मतलब है, कौन सा सरफेस ले रहे हैं हम, ये वाला सरफेस ले रहे हैं, क्योंकि हमारी फील्ड इस सरफेस से निकल रही है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे या फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, चलो देखो, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इस तरफ निकल रही है। ये आपका, ये मान लो आपका छोटा हम ले लिए, छोटू सा एक डीएस अज्यूम कर लिए, एक क्षेत्रफल अज्यूम कर लिए, उसी सिलेंडरवा पर एक इतना छोटा सा ऐसे अज्यूम कर लिए कि यहाँ से निकल रहा है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं अब, गॉस। अच्छा ये चीज़ आप लिख देंगे, जैसे हमने एक तार लिया अनंत लंबाई का, उस पर रेखीय चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, तथा उसके चारों तरफ हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप का अज्यूम कर रहे हैं, एक सरफेस, एक पृष्ठ अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये वक्रीय जो पृष्ठ है, इससे हमारी फील्ड लाइनें क्या हो रही हैं, पास हो रही है। ये वक्रीय पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ की बात यहाँ पर हुई होगी, ये नीचे वाला की नहीं बात हुई, इससे फील्ड नहीं निकल रही है, इन दोनों से सिर्फ फील्ड यहाँ से निकल रही है। ठीक है, दिख रहा है ना, वक्रीय पृष्ठ हम कंसीडर करेंगे। तो ये अब क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट फिर लिख देंगे गाउस के अनुसार
तो गॉस ने अभी अभी क्या बताया आप लोगों को, अभी अभी जस्ट बताया है गॉस ने आपको अभी अभी जस्ट क्या बताया कि आपका जो ई इंटू डी एस होता है वो क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बताया ना। ठीक, तो ई तो मान लो कांस्टेंट है, तो ई इसके बाहर आ गया आपका। अब ये क्या बचा अंदर, डी एस क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको जब समाकलन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। ठीक, अब डी एस छोटा सा एलिमेंट है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो पूरा सरफेस एरिया लिख देंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सरफेस एरिया दिखा रहा है आपका। तो ई इंटू कौन सा सरफेस एरिया, जिससे आपका फ्लक्स निकल रहा हो वही सरफेस एरिया लिखेंगे। कैसा एरिया लिखेंगे, जिससे क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स निकल रहा है, वो एरिया यहाँ पर लिखा जाएगा। फ्लक्स निकल रहा हो, ये ध्यान देना, ये कंफ्यूजन आगे अभी होगी गोले वाले केस में, जैसे खोखला गोले वाले केस में ये कंफ्यूजन होगी कि हम डी एस यहाँ किसका लिखें और ये क्यू आ रहा है यहाँ किसका लिखें। तो डी एस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये दूरी है यार, ये आर है, तो ये सरफेस लिखेंगे, ये चारों तरफ का सरफेस आपका, ये चारों तरफ का सरफेस, ये वाला पूरा सरफेस आप लिखेंगे इसमें, ये पूरा सरफेस लिखेंगे। ये सरफेस होता है कितना है भाई, कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या वक्री पृष्ठ क्या होता है, सिलेंडर का वक्री पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। अब क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल अपान, अच्छा लैम्डा इंटू एल क्यों लिखेंगे, एल क्या है वो क्या बताया, जैसे मान लो कोई चार्ज है, चार्ज कैसे पढ़ाए थे आप लोगों को, ये यहाँ पर हम क्या माने थे, यल माने थे, और यहाँ पर कोई क्यू है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपान यल हो जाएगा। ये चीज़ यल माने थे ना, यहाँ पर हम वो मतलब छोटा सा जो लिए थे डी एल, क्या लिए थे डी एल, वो यहाँ पर माना गया था, नहीं माना गया था। ठीक है, तो यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ से ये दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपकी ये दूरी क्या हो गई, यहाँ पर ये दूरी आपकी होगी एल, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, ये अनंत लंबाई है। चलो, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर ही लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या बचा है आपका, क्यू की जगह लैम्डा इंटू आर लिख दिया, उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट लिख दिया आपका। ठीक, तो अभी क्या लिख देंगे हम, अभी क्या लिख देंगे भाई बताओ, ये आर से आर कट्टम फुट हो गया आपका, तो ई बराबर क्या हो गया आपका, लैम्डा अपान 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका निकल गया मान। ई का मान इतना आता है अनंत लंबाई के लिए। या तो इसको थोड़ा सा और अगर हम वो करें, कैलकुलेट करें, थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखेंगे आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। ये चीज़ें लिखनी है अनंत लंबाई रेखी तार के लिए, ये चीज़ कैलकुलेट जो करवा रहे हैं ना, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। हिंदी हम लिखवा रहे हैं ना, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए हिंदी नहीं लिखवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम हिंदी लिखवाते तो हमारा वीडियो बड़ा बनता, बस हिंदी में यही लिखना जो हम किए हैं, एक अनंत लंबाई का तार लिए, जिसके रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ठीक है, उसके चारों तरफ एक हम वक्री कैसी सिलेंड्रिकल शेप का एक पृष्ठ एज्यूम करते हैं। ठीक है, और जो हमारा तार है अनंत लंबाई का, इससे जो फील्ड निकल रही है वो वक्री पृष्ठ के कैसी है, लंबवत है, वक्री पृष्ठ को ऐसे छेद के निकल रही है। ठीक है, यन कैद, मतलब ये वक्री पृष्ठ है और फील्ड ऐसे करके निकल रही है। ये वक्री पृष्ठ है, मान लो ये पृष्ठ है, तो फील्ड ऐसे ऐसे करके निकल रही है। और ये मान लो फील्ड है आपकी, ये चाबी जो रखी हुई है, और ये सरफेस हुआ, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ, ये ऐसे ही तो निकल रही है, फील्ड ऐसे निकल रही ना,
90 डिग्री नॉर्मल, इसलिए इसको नॉर्मल बोला जाता है, परपेंडिकुलर निकल रही है। और यहीं पर हम डी एस अज्यूम कर लिए, मतलब ई के दिशा में ही डी एस अज्यूम कर लिए, ठीक। तो ई इंटू डी एस पैरेलल हो गया तो कॉस थीटा आपका 1 दे देगा, तो आपके फ्लक्स निकल आएगा, नहीं तो फ्लक्स आपका नहीं निकलता, ठीक। यही चीज़ें बस लिख के यहाँ पर गॉस के अनुसार से आपको शुरू कर देना है, ठीक है। तो चूंकि वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था आपका, इसीलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा और जो है इसका अच्छे से लिख लेंगे। अच्छे से क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लैम्डा अपान, यहाँ मान लो हम 2 से गुणा कर दिए तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है, मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका k है 2k लैम्डा अपान आर। ई का मान आ गया किसके लिए, किसके लिए आया ये, अनंत, सॉरी अनंत लंबाई वाले तार के लिए। अच्छा देखो ये यल पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर कहीं कहीं यल है, मतलब इसकी लंबाई मैटर नहीं कर रही है। इस फार्मूले में यल दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसका जो लंबाई है वो मैटर नहीं कर रही है। फील्ड के केस में जब हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तब क्या क्या मैटर कर रहा है, आर मैटर कर रहा है। क्या मैटर कर रहा है आपका, आर मैटर कर रहा है। मतलब ये आपका तार कोई भगा हुआ है, जा रहा है कहीं पर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमको ये यार पता हो बस, जितनी दूर पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बताया नहीं, किसको काहे बोलते हैं, अनंत लंबाई। अनंत लंबाई के तार इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लो आपका कहीं घर है, ठीक है, और जो पावर हाउस है, पावर हाउस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है आपका पावर हाउस, ठीक है। वहाँ से आपका तार आ रहा है, 2 किलोमीटर तार है, मान लो कितना है, मान लो चलो 3 किलोमीटर हम मानते हैं, तो 3000 मीटर लंबा आपका ये मान लो हम तार मार रहे हैं, से आ रही है आपकी बिजली। हमको कैलकुलेट कहाँ करने है, आपके घर में कहीं बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर हम ये ऐसे क्लैंप मीटर लगा के कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या क्लैंप मीटर लगा कर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका। क्लैंप मीटर जानते हैं क्या होता है ना, इससे कैलकुलेट किया जाता है आपका वो करंट कैलकुलेट किया जाता है। बताएंगे क्लैंप मीटर कैसे किया, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो ये देखते हैं कि अनंत क्यों कहा जाता है इसको। 3000 मीटर मान लो दूर है, ये लंबा तार 3000 मीटर है। कैलकुलेट क्लैंप मीटर इतना छोटू सा होता है, उसके बीच की लंबाई कितनी होती है, जिस यंत्र से मान लो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं या कुछ भी लगा करके यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी दूरी कितनी होगी, ज़्यादा ज़्यादा होगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, बटा 100 कर देंगे तो मीटर में नहीं हो जाएगा यार तुम लोग, 0.1 मीटर। अब 3000 मीटर को 0.1 मीटर से कैलकुलेट करेंगे, 3000 मीटर 0.1 मीटर के लिए, तो ये तो अनंत ही हुआ ना, इसीलिए अनंत लंबाई का बोला जाता है। और अनंत लंबाई कुछ होती नहीं, क्योंकि ये इसके कंपेयर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे पिछले में हम जब उसका कैलकुलेट कर रहे थे, वैद्युत दुधुप कैलकुलेट कर रहे थे ना, वैद्युत दुधुप, अच्छा ये चीज़ आप लिख लेंगे, ठीक है, चलो इसको मिटा दें। जैसे वैद्युत, ये तो लिख ही लेंगे ना, वीडियो कहीं पर रोक करके जहाँ पूरा दिख रहा हो आप लिख लेंगे, ठीक। तो वैद्युत दुधुप जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसकी बीच की दूरी जो हम निकाले थे उसको बाद में नेगलेक्ट कर दिए, क्योंकि ये चीज़ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये दूर है और ये उसके कंपेयर में बहुत छोटा है, कंपेयर में बहुत छोटा, इसलिए कह देते हैं कि अनंत लंबाई का ये तार है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अनंत लंबाई जैसी कौन चीज़ नहीं होती, ठीक है।
ये याद रखिएगा, 2k लैम्डा क्या आया था यहाँ, क्या आया था बताओ, 2k लैम्डा बाई आर। ये अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, ये खत्म होगा जिस दिन हमारा ये चैप्टर, बस एक आध लेक्चर में और खत्म हो जाएगा। ये जो ई निकल रहा है आपका 2k लैम्डा बाई आर निकला हुआ है, और इसको लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्र है, और ये लैम्डा क्या है, ये रेखीय आवेश घनत्व है, ये तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दूरी है, मतलब तार ऐसे जा रहा है, दूरी ये परपेंडिकुलर दूरी आर, ये दूरी है, ठीक, ये समझ में आया बात नहीं समझ में? चलो कोई बात नहीं, ठीक। अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको पता चल गया गॉस का नियम है, तो अगर हमको गॉस का नियम पता चल गया है तो हम जल्दी एकदम तगड़ा सब कुछ कैलकुलेट कर डालेंगे एकदम जल्दी जल्दी, ठीक है। अब जैसे मान लो इसके पहले हम एक और एक गोले का होता है, गोले का निकाला जाता है, तो उसको निकालने के पहले हम एक चीज़ थोड़ा समझने का प्रयास ये करेंगे कि जैसे मान लो हमारा, चलो गोले के लिए कैलकुलेट करते हैं, कोई मान लो चार्ज है, कोई गोले के लिए क्या करेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे हम गोले के लिए मान लो वैद्युत क्षेत्र आपका निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र, एक गोला लेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है, और वहीं से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। गोले के लिए तो एक तरीके से हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं जब हम निकाल रहे थे गॉस का नियम, तो ठीक है। जैसे ये मान लो आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक, ये आपका चार्ज रखा हुआ है, यहाँ जो भी आपका हिंदी सिंधी लिखना है लिख लेना, ठीक। ये चार्ज रखा हुआ है, इससे आपकी फील्ड लाइनें कैसे निकल रही हैं, ऐसे ऐसे करके बाहर निकल रही हैं, फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रही है आपकी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो इसके चारों तरफ मान लो हम कोई एक सरफेस अज्यूम किए, सरफेस अज्यूम किए, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर अज्यूम किए हैं, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर अज्यूम किए हैं। जो हम अज्यूम करेंगे वही सरफेस एरिया हम यहाँ लिखेंगे। तो गॉस के अनुसार ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो डी एस जो हम मानेंगे यही वाला अपना मान लेंगे। कैसा मान लेंगे, ये वाला डी एस, ये आर के लिए जो है क्षेत्रफल कवर कर रहा है आपका, ये लिखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। मतलब लाई का कैसा है, ये बिंदु आवेश की तरह है, कैसा है, बिंदु आवेश की तरह, जो यही बिंदु आवेश का निकलता है। और ये क्या निकलेगा आपका, इसका वो क्या लिखेंगे, क्या होता है ये, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है ना, तो ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एफ, ना ये तो गलत हो गया यार, ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू इस तरफ जाएगा तो एफ अपान क्यू हो जाएगा, मतलब न्यूटन प्रति कूलम, क्या हो जाएगा इसकी, न्यूटन प्रति कूलम इसकी बीमा हो जाएगी, बीमा नहीं ये तो मात्रक हो गया, लाई का बिंदु आवेश के लिए होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है।
दिक्कत आती है कहाँ पे? दिक्कत आती है यहाँ पे। हम इसको भी मिटाएंगे नहीं, इसको हम देखते रहेंगे। दिक्कत आती है आपकी वहाँ पे जब कोई खोखला गोला हो, जैसे मान लो मतलब ये यहाँ पर आपका चार्ज ना हो, सेंटर पे चार्ज आपका, गोले के सेंटर पर चार्ज था यहाँ पर ना, गोले के लिए क्षेत्र, लेकिन आवेश कहाँ पर है? ये ध्यान, ये चीज लिखने का हम भूल गए थे। आवेश कहाँ पर है? केंद्र पर है। आवेश केंद्र पर रखा, आवेश केंद्र पर कहाँ हो? रखा हो। ये आपका आवेश कहाँ है? रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ है आपका आवेश। मान लो ये आपका कोई गोला है, गोला मान बता रहे हैं, वृत्त नहीं बता रहे हैं। फिर से इस चीज का ध्यान देना। ये क्या है? अब लोग मतलब ये पहली स्थिति चलो मान ले रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या लिखते हैं? मान लो गोले के खोखले गोले के, कैसे? खोखले गोले के पृष्ठ पर आवेश, पृष्ठ पर आवेश है तो क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल कहाँ निकालेंगे? अंदर और बाहर। ठीक, अंदर और बाहर निकालेंगे। खोखले गोले के पृष्ठ पर आवेश है तो क्षेत्र रेखा नहीं, क्षेत्र निकालेंगे। क्षेत्रफल यार, क्षेत्र क्या निकालेंगे? क्षेत्र निकालेंगे। कैसा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, अंदर और बाहर निकाल के देखें कि अंदर बाहर कितना आता है। मान लो ये आपका क्या हो गया? गोला हो गया। ये क्या है? गोला है, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। मान लो ये आपका वो वाला सरफेस है जिस पर चार्ज है। क्या है? कैसा चार्ज है? धन चार्ज, पॉजिटिव आवेश। ठीक है, ये केंद्र है आपका, ये केंद्र। यहाँ पर आवेश नहीं है, चार्ज कहाँ पर है? पृष्ठ पर। और मान लो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? ई कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमको क्या पता होनी चाहिए? अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आर जो लेंगे, जो हम आर लेंगे वो आर कहाँ का लेंगे? आर हम कहाँ से लेंगे बताओ? हाँ, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। पहली चीज़ तो यहाँ पर हमको निकालना है, तो क्या मानेंगे? गॉसियन सरफेस मानेंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? ये दूरी क्या हो गई आपकी? आर हो गई। अब ये कुछ लोग मतलब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस आप माने हो चारों तरफ, ये दूरी जो आर माने हो, ये सेंटर से आपने क्यों माना हुआ है? आप यहीं से मान लेते, यहाँ से भी तो मान सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ से हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं बताते हैं। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है आपका, ऐसे अज्यूम करिए कि ये आपका ये सारे पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो फील्ड कैसे एग्जैक्ट करेंगे? बाहर की ओर ऐसे ऐसे चारों तरफ आपका यहाँ पर फील्ड का, ये जो यहाँ पर हम मशीन लगा के चेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा कि ये जो क्षेत्र रेखाएं आपकी आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? आपकी क्षेत्र रेखाएं कहाँ से आ रही हैं? सेंटर से आ रही हैं। हमको लगेगा कहाँ से आ रही हैं? सेंटर से आती हुई हमको लगती हैं। ठीक है, और एक कारण और भी है सेंटर से कैलकुलेट करने के लिए हमको, कि मान लो, ठीक, ये चीज़ बता दी। मान लो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं आर, ठीक, तो यहाँ पर भी तो चार्ज है, तो इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा, मतलब हर पॉइंट से अलग अलग करना पड़ेगा ना हमको। और सेंटर से हम इसलिए कर रहे हैं, जैसी फील्ड लाइन हम बाहर अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फील्ड लाइन हमको उसी तरह मतलब एक्ट हो करेंगी यहाँ पर, जैसे वो सेंटर पर रखी हैं। जैसा ऐसे इस पॉइंट को ऐसा लग रहा है
कि ये जो चार्ज है यहाँ से जो फील्ड लाइनें निकल रही हैं उसको ये लग रहा है कि यहाँ से नहीं निकल रही है फील्ड लाइनें, ये फील्ड लाइनें हमारी कहाँ से निकल रही हैं, सेंटर से निकल रही हैं। ये खूबसूरती है इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ हम गॉस का नियम लगाएंगे, चूंकि हम मान चुके हैं ना क्लोज सरफेस मान चुके हैं, तो हम जिसे गॉस का नियम यहाँ पर लगाएंगे तो गॉस का नियम क्या होता है, इसको इस तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करने चल रहे हैं ना, इसको यहाँ लिख, ये यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पूरी हुई है। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपान क्या हो गया, यही लिखेंगे ना। और इसका क्या बोल दिया गया कि ये पृष्ठ डेंसिटी मान लो इसकी सिग्मा क्या है, पृष्ठ डेंसिटी क्या है, सॉरी इसको बोला जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है ये क्या है आपका, ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व है आपका। ठीक है, ठीक ना। तो ई डॉट डी एस है यहाँ पर, ई डॉट डी एस है, तो ई बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी एस, और यहाँ पर, और ये चार्ज वाला है, ये चार्ज पूरे ये क्षेत्रफल में है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है आपका, सिग्मा बराबर क्या होता है, डी क्यू डेल क्यू अपान डेल एस, तो डेल क्यू बराबर सिग्मा इंटू डेल एस, सिग्मा इंटू डेल एस अपान एप्सिलॉन। यही समझना है, यही ध्यान से हमको समझना है बस, और कहीं नहीं, और भी हमको दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, ई इंटू डी एस क्या लिखा हुआ है आप, ये फ्लक्स लिखा हुआ है, ई इंटू डी एस क्या लिखा हुआ है, ये फ्लक्स है आपका, ई इंटू डी एस क्या है, समझिए ये बात, यही समझ लीजिए बस। खोखले गोले के लिए जो आप निकाल रहे हैं, तो जैसे बाहर निकाल रहे हैं, पहले कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये समझिए कि ये ई इंटू डी एस क्या लिखा हुआ है फार्मूले में आपका, ई इंटू डी एस हमारा फ्लक्स है, तो फ्लक्स के लिए जो डी एस होता है, कौन सा डी एस होता है, वो डी एस होता है जो डी एस हम अज्यूम किए रहते हैं, हम अज्यूम करते हैं उसको निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए अज्यूम किए थे। तो ई इंटू डी एस हमारा क्या है, फ्लक्स है, और उसमें जो डी एस इंक्लूड है वो डी एस हमारे द्वारा अज्यूम किया गया क्षेत्रफल है। ठीक, हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पर, कौन सा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मान लो, ये रेडियस इसका रेडियस आ रहा है इस गोले। ठीक, तो हम यहाँ पर कौन सा रेडियस अज्यूम किए हैं, ये क्षेत्रफल अज्यूम किए हैं हम, ये क्षेत्रफल अज्यूम किए हैं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे, इसका यहाँ पर, क्योंकि यही हम अज्यूम किए, ये वाला क्षेत्रफल अज्यूम किए हैं ना, तो फ्लक्स के लिए ये डी एस हमारा, ये वाला हुआ आपका क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, क्या होगा, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर लिखेंगे, जबकि सिग्मा इंटू ये डी एस कौन सा है आपका, ये है, ये डी एस क्या है, सिग्मा क्या हुआ, क्यू अपान डी एस हुआ। जब निकलवा रहे थे हम पृष्ठ डेंसिटी तो कैसे कैलकुलेट करवाए थे आपको, ये मान लो डी एस है, ठीक, और यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो सिग्मा ऐसे निकलवाए थे डी क्यू अपान डी एस, और जब डी एस को हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा ना, पूरा क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक, तो ये डी एस क्या लिखेंगे, वास्तव में ऐसे पूरा क्षेत्रफल इसलिए लिखते हैं कि हम क्यू इनक्लोज निकालते हैं आपका, तो ये पूरा लिखा जाता है ऐसे, क्यू इनक्लोज लिखा जाता है सिग्मा इंटू डी एस लिखा जाता है। ठीक, या क्यू इनक्लोज लिखते हैं, रो इंटू डी भी लिखते हैं, या क्यू इनक्लोज कैसे लिखते हैं, लैम्डा इंटू डी एल लिखते हैं, ये चीज़ लिखते हैं। ठीक, तो ये सिग्मा बाहर आ गया आपका, और डी एस को हम इंटीग्रेट करेंगे,
इसमें आपका जो आपका सरफेस इंक्लूड है, जो सरफेस आपका इंक्लूड है, तो डी एस ये वाला जो है, ये डी एस कौन सा है, इस सरफेस है या ये सरफेस है, ठीक। तो इसका क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। अब इसमें से हम 4 पाई काट देंगे, ई बराबर क्या हो गया आपका सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका कैलकुलेट, ये आपका आ गया आंसर। ये आउट के लिए है, ये है आपकी त्रिज्या, किस कौन सी त्रिज्या है ये, या कहाँ से दूरी है ये, हाँ सेंटर से दूरी है। कैसी है ये, सेंटर से बिंदु तक की दूरी है। कहाँ से है, सेंटर से बिंदु तक की दूरी है, सेंटर से बिंदु तक की दूरी है। जहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ई कौन वाला बिंदु, ई वाला बिंदु, जहाँ पर ई कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या आ गया, ई आउट इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, हम बाहर कैलकुलेट कर लिए, हमने बाहर क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। अब हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब कहाँ कैलकुलेट करेंगे, हम अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब अंदर कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि इंटर में थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं, इंटर में कम ही पूछते हैं। ये बाहर मतलब उसके बाद जब बीएससी यूएससी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उपयोग है। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, क्या था क्वेश्चन, खोखले गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र जिसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। कहाँ कैलकुलेट करनी है, हम बाहर क्या कैलकुलेट किए अभी बताओ थोड़ा। तो मान लो ये आपका खोखला गोला है, फिर से बना लेते हैं। ये आपका गोला है, यहाँ पर डिच्ची के भर देते हैं अपना। ये क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर अभी हम कैलकुलेट किए थे थोड़ी देर पहले, ये दूरी आर है, ये आपकी आर है मेन दूरी, यहाँ पर हम ये वाला आर माने हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका ये सिग्मा है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट अभी किए थे बाहर के लिए, ई बराबर क्या कैलकुलेट किए, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कैलकुलेट किए थे। और ये न्यूटन अपन को नाम नहीं होता है, दिक्कत नहीं लेंगे, ठीक है। ये आउट के लिए कहाँ है, आउट के लिए। अब हम इनके लिए निकालते हैं, इनके लिए अंदर के लिए निकालते हैं भैया। अंदर के लिए कैसे निकालेंगे, अंदर एक गॉसियन सरफेस आपका मानना पड़ेगा, जिसकी दूरी हम आर ही मानेंगे। कोई गॉसियन सरफेस मानेंगे, इसकी दूरी आर मानेंगे। गोले के अंदर हम क्या अज्यूम किए हैं, गोले के अंदर एक क्या अज्यूम किए, सरफेस अज्यूम किए। गोले के अंदर सरफेस अज्यूम कर लिए। क्या करेंगे, ई डॉट डी एस अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, क्या होता है यहाँ, क्यू होता है भाई, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्यू
क्यू इनक्लोज क्या है, ठीक। क्यू इनक्लोज आपका होता क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेंगे कि क्यू इनक्लोज अभी हम लिखे थे, यहाँ पर क्या होगा सिग्मा इंटू डी एस, ठीक है। क्यू इनक्लोज सिग्मा इंटू डी एस लिखेंगे, लेकिन ये सिग्मा आ कहाँ रहा है क्लोज सरफेस में, हमारे क्लोज सरफेस हम कहाँ मानेंगे, सोर्स के चारों तरफ मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है हमारा, यहाँ पर नो चार्ज है, क्या है, नो चार्ज, आवेश नहीं है यहाँ पर आवेश नहीं है हमारा, आवेश कहाँ पर है, यहाँ पर आवेश है, ठीक है। तो हमारा क्यू इनक्लोज जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। भाई यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, इसको चलो तो हम सरफेस माने हैं, जैसे हम क्या करते थे अभी तक, सरफेस मानते थे, उसके बाद यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होती थी, यहाँ पर चार्ज ही नहीं है तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जीरो। तो ई हमारा क्या हो गया, जीरो, मतलब ई इन इज इक्वल टू जीरो, ये नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है ये पूछ लिया था कभी कभी 1-2 नंबर में कि खोखले गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र लिखिए जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है आपका, अंदर और बाहर लिखिए, तो अंदर बाहर का ये होता है और अंदर क्या होता है, जीरो आता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अंदर जीरो आता है। अभी थोड़ा हम समझेंगे कि अच्छा जीरो आ जाता है, इसका मतलब अंदर जीरो कैसे आ जाता है, कैसे जीरो आ जाता है बताओ, चलो देखते हैं अंदर जीरो क्यों आता है। वहां पर बन क्या रहा होगा सिनारियो, कैसी घटना हो रही है बताओ। जैसे मान लो, बना लेते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद समझेंगे। ये गोला बनाए, एकदम अच्छा सा प्यारा सा गोला बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। ये मान लो गोला के चारों तरफ हम, ये गोला है, इसको वृत्त मत समझिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ये क्या है, ये स्पेयर है, गोला है, बॉल है, आपकी खेलने वाली गेंद है। अब उसके अंदर कैसे खाली कर दिए हमको नहीं पता, बस ये रख दिए हैं कि चारों तरफ आपका चार्ज रख दिए हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या बता दिए, ये सिग्मा बता दिए, ठीक है। ये प्लस से प्लस से प्लस से प्लस धन प्लस 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 प्लस। अच्छा आप बताओ, जैसे मान लो ये प्लस प्लस है, ये आपकी दूरी कितनी है, मान लो ये दूरी R है, ठीक। अच्छा आप बताओ कि जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ये धन आवेश है, हम नहीं जानते ये गोला फोला क्या यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो इसको हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व अपना हम कर रहे हैं, या यहाँ पर कोई मशीन लगा के हम बैठे हैं, देख रहे हैं, देखने से थोड़ी दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बनाने मतलब यहाँ से हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। मान लो अच्छा हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये गोला पोला हमको नहीं दिखेगा, हमको ये दिखेगा कि यहाँ से फील्ड आ रही है आपकी, यहाँ से क्या हो रही है, फील्ड आपकी आ रही है। यहाँ पर मान लो हम लगा करके अपना कोई टेक्स्ट चार्ज वार्ज लेके अपना बैठे हैं, यहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट करके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, सारा इंतजाम लेके बैठे हैं, तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ सेंटर से कोई फील्ड आ रही है, ठीक है। क्योंकि फील्ड तो यहाँ से भी निकलेगी, ऐसे यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, ऐसे चारों तरफ फील्ड निकलेगी ना, तो हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो हमको गोला वोला नहीं दिखा रही, वहाँ बैठा था, तो उसको गोले से नहीं मतलब है, वहाँ गोला है गोली है, ठीक, उसको ये मतलब फील्ड आ रही है, तो उसको लगेगा कि यहाँ पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, पहले तो इसको यही लगा कि यहाँ पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है, ठीक, लेकिन बाद में क्या लगा इसको, ये बाहर की स्थिति हो गई, तो बाहर आपका फील्ड तो मिल गया, लेकिन अंदर क्यों नहीं मिला भाई, फील्ड लाइन जैसे मान लो ऐसे है, अब अज्यूम करो कि ये मान लो चार्ज डेंसिटी है आपकी,
तो मतलब ये चीज़ वास्तव में होती तो नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि ऐसा कुछ होता होगा, इसीलिए यहाँ पर फील्ड आपकी क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की मिल जाती है। ई इक्वल टू क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। यहाँ पर क्यों मिल जाता है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकली जाती है, अंदर भी गई, मान लो अंदर भी गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये वाली इससे टकरा करके ऐसे आपस में ये सब टकरा करके यहाँ पर क्या हो जाती हैं, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं आता, फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये चीज़ होती है, बाहर तो कहीं टकरा नहीं रहा है, क्योंकि धन चार्ज आपका निकल रहा है, तो प्लस चार्ज है, तो यहाँ से जो निकल रहा है ये किस तरफ जाता है, ये निगेटिव की तरफ आकर्षित होकर चला जाता है, अपना कुछ काम कर लेता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जा जाके क्या हो जा रहा है, निरस्त हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, निरस्त हो जा रहा है, ये समझिए। ये चीज वास्तव में हुई थी, यही चीज हुई है वास्तव में यहाँ पर, ठीक है। ये चीज समझ गए, नहीं समझ गए आप? चलो कोई बात नहीं। अब ये चैप्टर लगभग खत्म है आपका, चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर हो गया आपका खत्म। अब हम इसके बाद सिर्फ सवाल लगाएंगे इस पूरे चैप्टर की, एक एक ढूंढ के कूलाम के नियम पर, जितनी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड रूल बताए हैं सब पर हम क्या निकालेंगे, आवेश वो निकालेंगे हम, फील्ड निकालेंगे, बल निकालेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पर होता है आपका समाप्त, और यहाँ पर हम अभी बोल रहे हैं आप लोगों को हैप्पी होली, ठीक है।